चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 1757 में। ये वो साल था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब अगले 200 सालों का इतिहास इसी एक साल में तय हो गया था। और ये कहानी देखिए सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, लालच की और एक ऐसी गहरी साजिश की जिसने तलवारों से ज्यादा दिलों को तोड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है, आखिर कैसे सिर्फ 3000 की फौज ने 50,000 की एक विशाल सेना को हरा दिया? इसका जवाब बंदूकों या तोपों में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे षड्यंत्र में छिपा है। और इस एक दिन का असर सोचिए जरा, पूरे 200 साल। जी हाँ, ये कोई मामूली जंग नहीं थी। इसी एक लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की वो नींव रखी जिस पर अगले 200 सालों तक एक पूरा साम्राज्य खड़ा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बंगाल, जो उस वक्त एक बारूद के ढेर जैसा था। सवाल यह है कि आखिर ये तूफान शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस बंगाल में जिसे उस जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन सच तो ये था कि ये सोने की चिड़िया एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठी थी जिसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। इस कहानी के मैदान में आमने सामने थे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला, युवा, जोश से भरे, लेकिन शायद थोड़े कम तजुर्बेकार। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी जो आई तो व्यापार करने थी, पर अब उसकी नजरें हिंदुस्तान की सल्तनत पर थीं। और इन दोनों ताकतों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वजह ये थी कि कंपनी न तो ट्रेड टैक्स दे रही थी, ऊपर से बिना इजाजत के अपनी मिलिट्री किलेबंदी कर रही थी। मतलब एक तरह से वो सीधे सीधे नवाब के अधिकार को, उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अब नवाब सिराजुद्दौला ये सब चुपचाप देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसे अपनी हुकूमत पर सीधा हमला माना। तो 1756 में उन्होंने पलटवार किया और अंग्रेजों के गढ़ कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स के लिए ये एक जोरदार तमाचा था और बस यहीं से लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्लाइव की चालाक साजिश। कलकत्ता की हार से अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। उन्होंने बदला लेने की ठान ली और इस मिशन की कमान सौंपी गई रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक बहुत ही शातिर आदमी था। वो जानता था कि ये जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी, और यहीं से धोखे का असली खेल शुरू हुआ। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को एक बात साफ साफ पता थी कि आमने सामने की लड़ाई में वो नवाब की विशाल सेना के आगे टिक नहीं पाएगा। सीधी लड़ाई का मतलब था पक्की हार। इसलिए उसने जंग जीतने के लिए एक दूसरा, कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार चुना, धोखा। तो क्लाइव का प्लान क्या था? प्लान सुनने में बहुत सिंपल था, पर था बहुत ही खतरनाक। 3 स्टेप का प्लान था। स्टेप 1, नवाब की ही सबसे करीबी लोगों में से एक गद्दार ढूंढो। स्टेप 2, उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, ये पक्का करो कि जब लड़ाई शुरू हो तो वो और उसकी सेना बस चुपचाप खड़ी रहे। और क्लाइव को ये गद्दार मिल भी गया, नवाब के घर में ही। वो कोई और नहीं बल्कि खुद नवाब का सेनापति, उनका कमांडर इन चीफ मीर जाफर था। जी हाँ, वही मीर जाफर जिस पर नवाब सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और जिसके हाथ में पूरी सेना की कमान थी। तो सौदा तय हो गया। मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का वादा किया गया और बदले में उससे सिर्फ एक चीज मांगी गई। उसे साफ साफ कहा गया, जब जंग शुरू होगी तुम कुछ नहीं करोगे, बस इतना ही। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, विश्वासघात का युद्ध। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 23 जून 1757। प्लासी का मैदान जंग के लिए तैयार था। पर सच तो यह है कि ये कोई जंग थी ही नहीं। ये तो एक पहले से लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट का आखिरी सीन था जिसमें वफादारी का खुलेआम कत्ल होना था। अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो ये मुकाबला एक तरफा था। कहाँ नवाब की 50,000 की विशाल सेना और कहाँ क्लाइव के गिने चुने 3,000 सिपाही। कोई भी इसे देखकर यही कहता कि अंग्रेजों की हार तो तय है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि मौसम ने एक अहम किरदार निभाया। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में पूरा का पूरा मैदान कीचड़ और पानी से भर गया। और इस बारिश ने सब कुछ बदल दिया।
हुआ ये कि नवाब की सेना का बारूद भीग गया और पूरी तरह से बेकार हो गया। उनकी तोपें बस लोहे का ढेर बनकर रह गईं। दूसरी तरफ अंग्रेज ज्यादा तैयारी से आए थे। उन्होंने अपने बारूद को वाटरप्रूफ कवर से अच्छी तरह ढककर रखा था। उनका बारूद एकदम सूखा था और काम करने के लिए तैयार। और फिर जैसे ही अंग्रेजों ने अपनी तोपों से गोले दागने शुरू किए, नवाब ने मदद के लिए अपने सेनापति मीर जाफर की तरफ देखा। लेकिन मीर जाफर और उसके हजारों सैनिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वो बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहे और अपने ही नवाब को हारते हुए देखते रहे। चौथा हिस्सा, गद्दी पर एक कठपुतली। तो धोखा अपना काम कर चुका था। जंग बस कुछ ही घंटों में खत्म हो गई और इस जंग के बाद जो हुआ उसने बंगाल की और आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की सियासत का नक्शा ही बदल दिया। हार के बाद सिराजुद्दौला को मैदान से भागना पड़ा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। और जैसा कि वादा किया गया था, बंगाल का ताज मीर जाफर के सिर पर सजा दिया गया। लेकिन क्या मीर जाफर सच में नवाब था? नहीं, वो बस एक कठपुतली शासक था। मतलब एक ऐसा राजा जो सिर्फ नाम का राजा होता है। गद्दी पर वो बैठा था, लेकिन हुकूमत की असली डोर पर्दे के पीछे से रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और अब आखिरी हिस्सा, प्लासी की विरासत। प्लासी की लड़ाई तो बस कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका जो असर हुआ वो आने वाली सदियों तक महसूस किया गया। इस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे नए दौर का दरवाज़ा खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस एक जीत ने क्या बदला? सब कुछ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का असीमित खजाना मिल गया। वो रातों रात मालामाल हो गए। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि बंगाल के असली मालिक थे। और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि ये जीत उस ब्रिटिश साम्राज्य की पहली ईंट थी जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर खड़ा हुआ। तो प्लासी की ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होता, बल्कि वो अपने ही बीच अंदरूनी विश्वासघात से पैदा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस दिन मीर जाफर ने गद्दारी ना की होती, अगर वो एक विश्वासघात ना हुआ होता, तो आज हमारे देश का, भारत का इतिहास कैसा होता?